हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का मेरा ये मूल विधि और संविधान के वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं मूल विधि और संविधान के रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और मूल विधि और संविधान को फिनिश करें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका अपने परिवार आरएसएस क्लासेज में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि निम्न में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण जो अधिनियम है के अंतर्गत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया। सबसे पहले तो हमको पता पड़ना है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम है यह आया कब था। तो ये दोस्तों 1989 में आया था। कब आया था? ये आया था दोस्तों 1989 में, जो कि भारत के संसद द्वारा पारित किया गया था। 1989 में आया था अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम, जिसे कि अत्याचार निवारण अधिनियम कहते हैं। लेकिन दोस्तों 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में लागू हुआ था। 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में लागू हुआ था। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या कह रहा है कि कौन-कौन अपराधों की सूची में जोड़ा गया जब 2015 में संशोधन किया गया। कह रहा है नंबर 1 में किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा। अगर ऐसा कहीं है कि देवदासी के रूप में मंदिर में अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला को समर्पित करने की प्रथा चल रही है, तो वह अपराध की सूची में जोड़ा जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल मतलब नंबर 1 सही हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट कह रहा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति द्वारा आम संपत्ति साधनों का उपयोग, सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा या स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध, यानी कि जो कोई इन जगहों पर यानी कि जो आम संपत्ति संसाधन का उपयोग करने से ले, सार्वजनिक पूजा में किसी भी स्थान में प्रवेश करने से और शिक्षा या स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश करने से जो भी उनको निषेध करेगा वो अपराध की सूची में जोड़ा जाएगा। इस तरह से हमारा नंबर 2 पॉइंट भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण जो अधिनियम है वो 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में इसे लागू किया गया और 2015 में जब संशोधन किया गया तो देवदासी के रूप में प्रथा को समाप्त करने और सभी संस्थाओं में प्रवेश निषेध को, इस सब को अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है खाली स्थान समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। क्या कह रहा है? नंबर ए लोकपाल, नंबर बी कह रहा है कैबिनेट सचिव, नंबर सी कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, नंबर डी कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। ठीक है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे कि हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी कहते हैं, कमिश्नर यानी कि सीवीसी, इसकी स्थापना दोस्तों 1964 में किस कब 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसके? संथानम समिति की सिफारिश पर। संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है ना दोस्तों? और दोस्तों ये जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है इसमें आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। ठीक है ना दोस्तों? और ये जो दोस्तों समिति होती है इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री सदस्य होते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है दोस्तों? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है? चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है निम्न में कौन सी एक जनहित याचिका, जनहित लोगों के हित, जन मीन्स लोग, लोगों के हित में जो याचिका हो, कह रहा है कि दाखिल करने के संबंध में सही है। तो दोस्तों ये लोगों के हित में है, हमको पहले ही कह रहा है। तो कह रहा है नंबर 1 पॉइंट, कह रहा है जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों आदि के खिलाफ ही दायर की जा सकती है। ये दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। नंबर 2 में कह रहा है कि निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार का एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी हम लोगों को बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी 1 व 2 दोनों नहीं, यही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब हम लोग दोस्तों थोड़ी जनहित याचिका के बारे में जानकारी ले लेते हैं।
तो दोस्तों जनहित याचिका यह केवल उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। किसमें दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसमें केवल दायर की जा सकती है। जनहित याचिका की शुरुआत दोस्तों भारत में 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में। जनहित याचिका का पिता किसको कहा जाता है? तो पीएन भगवती को। किसको दोस्तों? पीएन भगवती। पीएन भगवती को जनहित याचिका का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएन भगवती को जनहित याचिका का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और जनहित याचिका दोस्तों क्या है कि ये अधिक से अधिक कानूनी सहायता के लिए न्यायपालिका तक पहुंच प्रदान करना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कामा कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो कह रहा है कि उसको क्या कहा जाता है? नंबर ए कहा जाता है राय, नंबर बी मत, नंबर सी प्रस्ताव, नंबर डी इच्छा पत्र। तो दोस्तों उसको नंबर सी प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि संसद के एक सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, उसे प्रस्ताव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है निम्न में कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? तो नंबर एक में कह रहा है कि केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकती है। तो हमारा नंबर एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर दो कह रहा है कि केंद्र संसद को किसी अंतर राज्य नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर नया निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। हमारा नंबर दो भी सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों संविधान के हमारे आर्टिकल नंबर कौन से? आर्टिकल 256 से लेके 263 के बीच में केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो हमसे कह रहा है नंबर एक चार्टर अधिनियम 1813, नंबर दो कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935, नंबर तीन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1915 और नंबर डी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे कि हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसी के द्वारा दोस्तों कहा जाता है या इसी अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदारी सरकार की उत्पत्ति के अंत को यही भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का भी शुरुआत की गई। किसकी? द्वैध शासन की स्थापना की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की भी स्थापना की गई। चलिए अब हम थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। हमारा जो चार्टर अधिनियम 1813 का था दोस्तों, इसके तहत इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति का परिणाम था, तो वो क्या था कि वो जो इंग्लैंड में उत्पादन या उत्पादित माल हो उसके लिए भारत का बाजार के रूप में उपयोग किया जा सके। ये था दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 कि इंग्लैंड में उत्पादन हो और भारत का बाजार के रूप में उसका मतलब उपयोग किया जा सके। और हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम जो दोस्तों 1935 था, यह था कि अगर आधे भारतीय राज्य हैं अगर संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते हैं तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम क्या था कि अगर भारत के आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए स्वीकृति अपनी दे देते हैं तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के तहत से ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है खालिस्तान को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया, हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रही। दोस्तों राष्ट्रमंडल देश किसे कहा जाता है? राष्ट्रमंडल देश उन देशों को कहते हैं जो कभी इंग्लैंड के गुलाम रह चुके हैं या इंग्लैंड उन पे कभी अपना आधिपत्य बना के रख चुका है। तो दोस्तों अब 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करके राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल में दोस्तों 53 देश शामिल है। कितने देश शामिल हैं? 53 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। कहाँ है इसका मुख्यालय? लंदन में स्थित है राष्ट्रमंडल का। ठीक है ना दोस्तों?
तो इस तरह से हमारी जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में कौन सा सही है। नंबर 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 311 दोस्तों बताता है कि संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवा में जो नियोजित व्यक्ति हैं उनको उनके पद से हटाया जाना या उनको पंक्ति में औन्नत किया जाना। ठीक है दोस्तों, क्या बताता है अनुच्छेद 311? अनुच्छेद 311 बताता है पद से हटाया जाना। आर्टिकल 311 पद से हटाया जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं। नंबर 2 क्या कह रहा है। नंबर 2 कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। नहीं दोस्तों, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 312 हमें बताता है कि राज्यसभा में जो विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना है उसकी अनुशंसा इसमें बताई गई है। ठीक है, अनुच्छेद 312 क्या बताता है? अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, किसकी? नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना बताता है। ठीक है दोस्तों, नई अखिल सेवा की स्थापना। ठीक है, नई अखिल सेवा की स्थापना ये बताता है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 311 बताता है लोक सेवकों को पद से हटाए जाने के बारे में। तो ऑप्शन नंबर मतलब नंबर 1 भी हमारा गलत हो जाएगा और नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 कोई नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल 1 सीट है। नंबर ए त्रिपुरा, नंबर बी मणिपुर, नंबर सी मेघालय, नंबर डी मिजोरम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम में दोस्तों लोकसभा की केवल 1 सीट है। ठीक है ना, और राज्यसभा की कितने सीटें हैं, मतलब सॉरी विधानसभा की कितने सीटें हैं, तो विधानसभा की 40 सीटें हैं। लोकसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 40 सीटें हैं। और जो दोस्तों हम लोगों को ये ऑप्शन दे रहा है त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इसमें 2-2 सीटें हैं। कितनी? 2-2 सीटें हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। तो दोस्तों नंबर 1 1950, नंबर बी 1976, नंबर सी 1952, नंबर डी 1966। ऑप्शन नंबर बी 1976 हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। 1976 में ही दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें ही दोस्तों पहली बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। पहली बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें दोस्तों समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के मूल विधि और संविधान के प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया हो या मेरे क्वेश्चन पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। और दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है।